ये आंखें खोलिए, मुँह पे ज़ुबां के होते हुए भी ना बोलिए, आलम है बेखुदी का। दर्दे हिजर हमने भरम तेरा रख लिया, दर्दे हिजर हमने भरम तेरा रख लिया, भरम तेरा रख लिया। दुनिया से कट के दूर कहीं जाके रोलिए, मुझे ज़बां के होते हुए भी ना बोलिए, आलम है बेखुदी का। किसको खुली फज़ाओं में रहना नहीं पसंद, किसको खुली फज़ाओं में रहना नहीं पसंद, रहना नहीं पसंद। पिंजरा खुला नहीं है अभी पर न तोलिए, मुझे ज़बां के होते हुए भी ना बोलिए, आलम है बेखुदी का। मैंने बड़ी उम्मीद लगाई थी आपसे, मैंने बड़ी उम्मीद लगाई थी आपसे, लगाई थी आपसे। मिल जाए मेरी अर्ज़ी दामन कटोलिए, मुझे ज़बां के होते हुए भी ना बोलिए, आलम है बेखुदी का। ये आंखें न खोलिए, मुझे ज़बां के होते हुए भी ना बोलिए, आलम है बेखुदी का। जैसे कि मैंने कहा कि इस महफिल को हम लोग एक क्लास की शक्ल देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं गुफ्तगू करूँगा शायरी के ताल्लुक से। शायरी क्या है? शायरी जज्बात का, एहसासात का लफ्ज़ों में बयान करना शायरी कहलाता है। जैसे कि एहसास को ज़बान का देना है शायरी, एहसास को ज़बान का देना है शायरी, बेचेहरगी का खूबरू चेहरा है शायरी। जानी बग़ैर रंग के मंजर उतारिए, जानी बग़ैर रंग के मंजर उतारिए, जज्बात का हसीन मरक़ा है शायरी। रहने शायरी क्या है? खूबसूरत अल्फाज को निहायत ही तरतीब और एक तनासुब के साथ पेश करना इस अंदाज से कि एक गैर मरई खौज़ व ख़ुज़ा पैदा हो जाए, उसको शायरी कहते हैं।
और इस सिलसिले को मैं जारी रखूँगा। शायरी के कई असनाफ हैं जिसमें गज़ल मशहूर ज़माना है, और गज़ल को हम कहते हैं कि शायरी गज़ल जो है उर्दू शायरी की आबरू है। हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। लिहाजा ये हम दूसरी गज़ल की तरफ चलते हैं। ये गज़ल है हमारे सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, निदा फाज़ली की लिखी हुई इस गज़ल को मैंने अपने अल्फाज देने की कोशिश की है, और जिसे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नियाज़ साहब ने पेश किया है। मुलाहिज़ा करें, आप भी पसंद करेंगे। ये राह इश्क है, कांटों पे चल सको तो चलो। ये राह इश्क है, कांटों पे चल सको तो चलो। दहकती आग के शोलों में चल सको तो चलो। ये राह इश्क है, कांटों पे चल सको तो चलो। दहकते आग के शोलों में जल सको तो चलो। कदम कदम पे वफाई इम्तिहान लेती है। कदम कदम पे वफाई इम्तिहान लेती है। लगेगी ठोकर गिर कर संभल सको तो चलो। लगेगी ठोकर गिर कर संभल सको तो चलो। ये राह इश्क है, कांटों पे चल सको तो चलो। जहाँ कोई गम नहीं होगा, मैं ले चलूँगा। जहाँ कोई गम नहीं होगा, सारे जात से अपनी निकल सको तो चलो।
हिसारे जात से अपनी निकल सको तो चलो, मेरा है इश्क है कांटो के चल सको तो चलो। वक्त पे पहुंचा हूँ या मुझे आपका लिखा हुआ वक्ता सुना कीजिए। तुम इस वजूद में पहचान अपनी खो दोगे, तुम इस वजूद में पहचान अपनी खो दोगे। तुम अपना रास्ता जामी बदल सको तो चलो, तुम अपना रास्ता जामी बदल सको तो चलो। ये राह इश्क है कांटो पे चल सको तो चलो। दहकते आग के शोलों जल सको तो चलो। ये राह इश्क है कांटो पे चल सको तो चलो, तो चल सको तो चलो, तो चल सको तो चलो। तो आइए, थैंक यू। मैं अब आपको गज़ल की तरफ ले जाना चाहूँगा। उर्दू और फारसी शायरी के मकबूल इज़हार की कोई शक्ल है तो वो गज़ल है। गज़ल की जड़ें हमें 7वीं सदी में अरब में मिलती हैं और फिर रोमी और हाफिज के बाद 13वीं और 14वीं सदी में फारसी में, और यहाँ हिंदुस्तान में 18वीं सदी में हम देखते हैं कि यहाँ के शुरा उर्दू और फारसी गज़लें कह रहे हैं। गज़ल दरअसल क़सीदे से अक्स है। अरब में क़सीदा गोई आम थी, आम चलन था, और क़सीदे के 3 हिस्से होते हैं। एक तशबीब, गुरेज, और आखिर का हक में आखिर का हिस्सा जिसमें शायर जिसकी तरफ इशारा करना चाहता है उसकी बात करता है। तशबीब लफ्ज़ मुश्तक़ है शबाब से, इसीलिए उमूमन गज़ल को ख़वातीन से गुफ्तगू करने के माने में लिया जाता है। यानी उस ज़माने में यूँ हुआ करता था, गज़ल चाहे वो कसीदा चाहे किसी मौजू का भी हो, मगर शायर शुरू करता था कसीदे को रंग तगज़्ज़ुल से। वो अपनी महबूबा के हुस्न की तारीफ, उसके हुस्न जमाल का जिक्र, उसकी अदाएं, यानी भरपूर अपने महबूब की तारीफ किया करता था। शुरू का एक हिस्सा जो जिसे हम तशबीब कहते हैं, और दूसरा हिस्सा गुरेज, जिसमें ज़माने हाल की बात कहता था शायर
यानी उस पर क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है, और लोग हिज्र विसाल की और दर्द व फुरकत की बातों का जिक्र। और तीसरा हिस्सा जो कि असल होता है, उसमें वो अपने किसी हुक्मरान का या किसी कस्बे का या किसी खास के अखलाक का फखरी अंदाज में बयान है। तो ये 3 हिस्से हुआ करते थे कसीदे के। और गज़ल जो है तशबीब का हिस्सा है। गज़ल तशबीब से बनी है, इसीलिए हम गज़ल में जो है हर तरह के रोमांस, हर तरह के यानी उनफान शवाब की बातें, यानी रंगो जमाल की बातें हम करते हैं गज़ल में। हालांकि आज उसका ढंग, कुछ उसका उसलूब बदल गया है, हैयत वही है, बरकरार है, लेकिन मौज़ूआत बदलते गए हैं। यहाँ मैं एक वाक़या आपको सुनाना चाहूँगा जिससे आपको ये साबित हो जाएगा कि जो मैंने बात कही है वो सच कही है। मैंने हज़रत ज़ुबैर बिन कअब का क़सीदा बिन सआद, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। अमजद भाई तरसा, क़सीदा बिन सआद हज़रत ज़ुबैर बिन कअब ने लिखा था। जब मैंने उसका तर्जुमा शुरू किया तो वाकई मुझे हैरत हुई कि क़सीदा जो है हुजूर की शान में लिखा जा रहा है, मगर यहाँ वो अपनी महबूबा साद के हुस्न जमाल की बातें कर रहा है। शुरू में जो हिस्सा इतना है वो अपनी महबूबा साद की तारीफ, उसके हुस्न जमाल की बातें कर रहा है। मुझे हैरत हुई कि ये क्या मामला है कि बात हो रही है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताल्लुक़ से, तो ये शुरुआत ऐसी है। तो फिर आगे बढ़ा तो दूसरे हिस्से में मैंने देखा कि उसके सफ़र की मुसाफिर की सोबतें बता रहा है। वो अपनी ऊँटनी की आला हिम्मती का जिक्र कर रहा है, यहाँ तक कि वो उस ऊँटनी के जो चमड़ा है, उसकी चमड़ी है, उस पर जो मैंने रसीलापन है उसका जिक्र कर रहा है। तो मुझे और भी ताज्जुब हुआ कि भाई वहाँ तो खैर अपनी महबूबा का जिक्र था और यहाँ अपनी ऊँटनी का जिक्र कर रहा है। और फिर आखिरी हिस्से में जब ये शहर मदीना में की तरफ आता है तो यहाँ से असल क़सीदा शुरू होता है। और इस जज्बे के साथ और इस लगन और इस वालहाना इश्क में कहता है कि एक शेर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चादर मुबारक उनको दे दी थी। यानी एक शेर आखिर में ऐसा उन्होंने कहा था कि कअब बिन ज़ुबैर ने कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक हज़रत कअब को दे दी थी। तो बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये था कि गज़ल कहाँ से शुरू हुई, गज़ल कैसे वजूद पाई और गज़ल की तारीख। मैं इसके सिलसिले में और आगे कहूँगा, कुछ ऐसी मालूमात अफजा बातें आपके सामने रखूँगा। आइए हम चलते हैं आखिरी गज़ल की तरफ। गज़ल है हमको आज तक आशिकी का वो ज़माना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। जरा तेरा मेरी तरफ उंगली दिखाना याद है वो, तेरा मेरी तरफ उंगली
दिखाना याद है। मेरी घबराहट पे तेरा खिलाना याद है। वो तेरा मेरी तरफ उंगली दिखाना याद है। आज भी खुशबुओं से सांसें महकती है मेरी। आज भी खुशबुओं से सांसें महकती है मेरी। वो तेरा मुँह पर मेरे जुल्फ़े निभाना याद है। मेरी घबराहट में तेरा खिलाना याद है। वो तेरा मेरी तरफ उंगली दिखाना याद है। तेरा मसाना आए वो शर्मो हया। आए तेरा मसाना आए वो शर्मो हया। मेरे हाथों से तेरा दामन छुड़ाना याद है। मेरी घबराहट पे तेरा खिलाना याद है। तेरा मेरी तरफ उंगली दिखाना याद है। मुस्कुराना ज़ेर लब जुल्फ़ों से अपनी छेड़ना। मुस्कुराना ज़ेर लब जुल्फ़ों से अपनी छेड़ना। मुझको तेरी हर अदाए दिल बराना याद है। मेरी घबराहट पे तेरा खिलाना याद है। वो तेरा मेरी तरफ उंगली दिखाना याद है। थैंक यू। अब जैसा कि एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने गज़लें कुछ अपने मिजाज से हट कर भी कुछ शेर कहे हैं। वो इसलिए कि सुनने वाले यूँ समझें कि सुनी हुई गज़ल के कुछ नए शेर हम लोग सुन रहे हैं। मैंने उस रंग को बरकरार रखने की कोशिश की है। बहरहाल गज़ल जैसा कि मैंने कहा कि वो 19वीं सदी के बाद गज़ल का इनकलाबी दौर शुरू होता है और वहाँ से गज़ल एक नए रंग में, नए पैराहन में हमारे सामने आती है। और गज़ल के में जो
वो फरसुदा यानी हुस्न इश्क की बातें, हुस्न जमाल की बातें हुआ करती थी, उसकी जगह ज़िंदगी के मसाइल और ज़िंदगी के हक़ाइक़ को पेश किया जाने लगा। और आज तो ये सूरत हाल ये है कि गज़ल में हर तरह के मौज़ूआत समझे जा रहे हैं और गज़ल का दामन इतना लचकदार और इतना वसी है कि वो हर मौजू को अपने अंदर समेटने का जज्बा रखती है और वो समेटे जा रही है। मतलब ये कि आज गज़ल में हर तरह के मौज़ूआत बयान किए जा रहे हैं। बहरहाल जैसा कि कहा कि उर्दू शायरी की आप लोग गज़ल है। बहरहाल आइए हम अगली गज़ल की तरफ चलते हैं। ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। यार को किसने कहा आवाज़ यार को किसने कहा आवाज़ शिद्दते दीवानगी शिद्दते दीवानगी की है अदा दीवानगी की है अदा यार को किसने कहा आईने में देख लेता यूं भी होने से रहा आईने में देख लेता यूं भी होने से रहा क्या कभी तूने मुझे क्या कभी तूने मुझे रोकने दिया आवाज़ी शिद्दते दीवानगी शिद्दते दीवानगी की है यार को किसने कहा जिंदगी के रास्ते में के साथ की जिंदगी के रास्ते में के साथ की जो मिली मुझको सजा जो मिली मुझको सजा वो है सजा शिद्दते दीवानगी शिद्दते दीवानगी की है यार को किसने कहा जनाब नियाज़ साहब ने बहुत ही हसीन बयान में गज़ल को पेश किया। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग आज अदबी और इल्मी सरसरी तौर पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए मौसीकी की तरफ चलते हैं। मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है और इन दिनों ये तहक़ीक़ भी हो चुकी है
कि अगर एक इंसान मौसीकी सुने और उसके बदन में हरकत पैदा ना हो तो उसको हम अब नॉर्मल शख्स कहेंगे। यानी मौसीकी ऐसी चीज़ है, और मौसीकी से न सिर्फ पहले रूहानी इलाज हुआ करता था, इन दिनों तो जिस्मानी इलाज भी मौसीकी से होने लगे हैं। फिलहाल मौसीकी एक अजीब चीज़ है, एक अजीब वजदानी कैफियत रखती है अपने अंदर। हम लोग इस सिलसिले को और जारी रखेंगे। आइए एक और गज़ल सुनते हैं। बहारों को चमन याद आ गया है। वफाओं का चलन याद आ गया है, वफाओं का चलन याद आ गया है। मुझे मौसम याद आ गया है, वफाओं का चलन याद आ गया है। खुले रास्ता पे आके जम गई है, खुले रास्ता पे आके जम गई है, खुले रास्ता पे आके जम गई है। बयानों में चमन याद आ गया है, बयानों में चमन याद आ गया है। मुझे तुझको होकर याद आ गया है, वफाओं का चलन याद आ गया है। मीठा मीठा सा एहसास कैसा, ये मीठा मीठा सा एहसास कैसा, ये मीठा मीठा सा एहसास कैसा। कोई याद आ गया है, कोई शीरीन याद आ गया है। मुझे खोकर याद आ गया है, वफाओं का चलन याद आ गया है। कहाँ खामोशी तन्हाई कैसी, कहाँ की खामोशी तन्हाई कैसी, कहाँ की खामोशी तन्हाई कैसी। वो जाने अंजुमन याद आ गया है, वो जाने अंजुमन याद आ गया है। मुझे खोकर याद आ गया है, वफाओं का चलन याद आ
वफाओं का चल क्या गया है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान में गज़ल गाने की रिवायत हजरत अमीर खुसरो ने रखी। यहाँ से जो क्लासिकल म्यूजिक से बंधी हुई जो धुन है, हम उसको बंदिश कहते हैं। और ये बंदिश ये खास राग पर आधारित होती है। और बंदिश का पहला हिस्सा अस्थाई कहलाता है और दूसरा हिस्सा अंतरा। गजल गायकी में मतले को हम स्थाई कहते हैं और उसके बाद जितने भी शेर हम गाते हैं उसको अंतरा कहते हैं। और गजल गाने वाले उम्मन ऐसी रागों का इंतखाब करते हैं जिनकी अदायगी में उनको आसानी हो और फिर अपने जज्बात और एहसासात को बहुस्न खूबी हो उसमें ढालकर पेश कर सके। कुछ खास रागे हैं जैसे भैरवी, खमाज, पीलू वगैरह। और दूसरी एक बात ये कि बंदिश जो है हर गजल के राग 7, 6, 7 और 8 मात्राओं पर मुश्तमिल होती है और इससे बढ़कर नहीं। हर गजल के राग 7, 6, 7 और 8 मात्राओं पर मुश्तमिल होती है। और इन रागों को हम लोग ये दादरा और खड़ेवा वगैरह कहते हैं। बहरहाल इन्हीं बंदिशों को लेकर इन्हीं रागों की बुनियाद पर जितने भी हमारे गज़ल गाने वाले हैं उन्होंने गाए हैं। लिहाजा आइए हम अगली गज़ल की तरफ चलते हैं। इसके बाद मैं अपना ज़ाती एक तजुर्बा आपके सामने रखूँगा इन मात्राओं के ताल्लुक से। बड़ा दिलचस्प वाक़या है। आइए गज़ल सुनते हैं। हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है। तुझे रब ने दौलत ये अता की है, क्या तुझे रब ने दौलत ये अता की है। तुझसे मिले बंदों तुझसे मिले बंदों हंसने की आज़ादी है, क्या तुझे रब ने दौलत ये अता की है। हर रंग भरा इसमें जज्बात सभी डाले, हर रंग भरा इसमें
जज्बात सभी डाले मैंने तेरी आँखों की, मैंने तेरी आँखों की तस्वीर उतारी है, क्या तुझे रब ने दौलत ये अता की है, तुझसे गुले खंदाने, तुझसे गुले खंदाने हंसने की अदानी है, क्या भूल तुझे रब ने दौलत ये अता की है। ये दाग मोहब्बत है दुनिया के लिए, लेकिन ये दाग मोहब्बत है दुनिया के लिए, लेकिन तूने मेरे सीने में, तूने मेरे सीने में एक शम्मा जलाई है, क्या भूल तुझे रब ने दौलत ये अता की है, तुझसे गुले खंदाने, तुझसे गुले खंदाने हंसने की अदानी है, क्या भूल तुझे रब ने दौलत ये अता की है। वक्त में पहुंचा हूँ, जाने का वक्त तैयार कीजिए। सुरताल की बंदिश में आवाज के जादू में, सुरताल की बंदिश में आवाज के जादू में जानी मेरी गजलों की, जानी मेरी गजलों की तकदीर बदल दी है, क्या दौलत ये अता की है, तुझसे गुले खंदाने, तुझसे गुले खंदाने हंसने की अदानी है, क्या भूल तुझे रब ने दौलत ये अता की है। जी जी, मैं कह रहा था कि वाकया सुनाने जा रहा हूँ आपको मैं, जो मेरे साथ पेश आया। आप तमाम जानते हैं हरि कृष्ण बाबा साहब को, जो कि अनवर खामोश हो मार। मैं एक वाकया सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे साथ गुजरा। जनाब हरि कृष्ण बाबा साहब, जो रियासत कर्नाटक के कहिए बहुत ही अच्छे क्लासिकल सिंगर, गज़ल सिंगर और ख़वाल हुआ करते थे। मेरे उनके बहुत ही देरीना मुलाकातें रही हैं, बहुत दोस्ताना रहा है मेरा उनका। अक्सर मैं उनकी क्लासेस भी जाया करते थे, वो म्यूज़िक क्लासेस भी लिया करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझसे कहा, और एक बार मैं आपको ये बताऊं कि जब वो किड्स कैंप में हर हफ्ता प्रोग्राम दिया करते थे, और कभी कभी तो उनके पास यूँ होता था वहाँ सिर्फ भजन गाने पड़ते थे उनको। तो कभी कभी इनके पास भजन नहीं होते थे तो मुझसे लिखवाते थे, और भजन में लिखवाते कैसे अब मौज़ूआत देते कि ये लिखो, सिर्फ मैं उसको उनके तरफ में बिठा कर दे देता था। क्योंकि मैं जानता हूँ हिंदू मजहब से मेरा उतना कुछ खास रब्बत नहीं,
मगर उन्होंने हवन वगैरह की जो तारीफ थी वो मुझे बताते थे और मैं उनके कहे को सिर्फ शेरी रूप दिया करता था। भजन हर हफ्ता एक भजन भी मैं उनके लिए लिखा करता था। एक दिन उन्होंने कहा कि जामीन, मैंने एक नया तजुर्बा किया है। हमारे डॉक्टर साहब तवज्जो दें, जैसा कि आपने कहा कि नए शोरा को धुन में कोई धुन अपना लेनी चाहिए और उस पर ये कोशिश करनी चाहिए, यानी शायरी शेर कहने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने उनको टोका था, माफ़ी चाहता मैं उनकी। तो उन्होंने कहा कि जानी उमूमन जैसा कि मशहूर है 6, 7 और 8 मात्राओं पर राग बनती है। 6, 7 और 8 मात्राओं पर ही गज़ल की कोई धुन बनती है। लेकिन मैंने एक नया तजुर्बा किया है कि मैंने 9 मात्राओं पर एक धुन बनाई है। 9 मात्राओं पर, जो कि बहुत मुश्किल धुन थी वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि जावी, हर हाल में तुम्हें इस पर गज़ल कहनी है। हर हाल में मुझे उन्होंने इस पर गज़ल कहने को कहा, क्योंकि वो एक ऑडियो एल्बम में शामिल होनी चाहिए थी और उनके एक दोस्त थे किशन मोहम्मद साहब, जो वो ऑडियो ये बना रहे थे। तो उन्होंने मुझे 2-3 दिन का वक्त दिया। मैंने बड़ी कोशिश की। आखिर मैं कामयाब हुआ और उन्होंने बड़ी शाबाशी दी और मुझे, और वो हरिकिशन साहब के जो दोस्त थे उन्होंने मुझे 500 रुपये इनाम भी दिए थे। फिलहाल इस तरह के नए तजुर्बे होने चाहिए हम लोगों के पास। तो हरिकिशन साहब ने कहा कि ये पहला तजुर्बा है मेरा कि मैंने 9 मात्रों पर एक धुन बनाई है, जो कि उमूमन नहीं होता हिस्सा। तो बहरहाल इस तरीके से तजुर्बे अगर हम लोग करते रहें तो कुछ नई चीज़ें हमारे सामने आती रहेंगी। और फिर हमारे सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमारे जहन खुलते जाएंगे। जितने हम नएपन की तरफ जाएंगे ना, तो हमारे जहन खुलते जाएंगे, कुछ नई चीज़ें करने पर तबीयत माइल होती जाएगी। बहरहाल आइए अगले गज़ल की तरफ चलते हैं। गज़ल है, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। बात तुझसे मगर हुई है अभी, खामोशी हर तरफ वही है अभी। वो मोहब्बत भरी निगाह तेरी, वो मोहब्बत भरी निगाह तेरी, वो मोहब्बत भरी निगाह तेरी, जो चढ़ी थी वो बेखुदी है अभी, जो चढ़ी थी वो बेखुदी है अभी। बात तुझसे मगर हुई है अभी, खामोशी हर तरफ वही है अभी। बाग में खिलते जा रहे हैं फूल,
में खिलते जा रहे हैं फूल, बाग में खिलते जा रहे हैं फूल, तेरी खुशबू महक रही है अभी, तेरी खुशबू महक रही है अभी। बात तुझसे मगर हुई है अभी, खामोशी हर तरफ वही है अभी। ख्वाब आँखों में है अभी जिंदा, ख्वाब आँखों में है अभी जिंदा, ख्वाब आँखों में है अभी जिंदा, शम्म दिल है कि जल रही है अभी, शम्म दिल है कि जल रही है अभी। बात तुझसे मगर हुई है अभी, खामोशी हर तरफ वही है अभी। की तारीख देखें तो सबसे पहले हमें दो नाम मिलते हैं, एक महर अफरोज और नुसरत खातून साहबा। ये दोनों खिलजी दरबार में हज़रत अमीर खुसरो की गज़लियात गाया करती थी। अलाउद्दीन खिलजी की 20 साल दौरे हुकूमत में इनका बड़ा शोहरा हुआ और उन्होंने इतनी गज़लें गाई और इस अंदाज से गाई कि संगीत में गज़ल गायिका को एक सिंफ करार दे दिया गया। यहाँ से गज़ल गायकी संगीत की एक सिंफ करार पाई और इस संगीत की सिंफ को तरक्की और उस वक्त मिली जब यहाँ पारसी थिएटर कायम हुए और फिर लखनऊ के दरबार हुए और फिर हमारे तवाइफों के हालात बदलने लगे और फिर रिकॉर्डिंग कंपनियाँ यहाँ कायम होने लगी, तो इसमें और इजाफा होता गया और गज़ल गायकी को और तरक्की मिलती गई। आइए हम अब ये गज़ल की तरफ चलते हैं। गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले। हवाई धरती भी जरा तेरी सुन के यार चले, महकने लगे जिक्र लाज़ार चले।
आया हम अपने जिस्म गए पैर तार चले हवाई इधर भी जरा देर सुन यार चले फिजा महकने लगे जिक्र लालजार चले आ गए हम पलटी के कूचे जाना में आ गए हम कहाँ किसी का हवाई इधर जरा तेरी सुन यार रहे फिजा महकने लगे जिक्र लालजार चले yang bisa saya katakan. यही सफर है दीवानों का जामिया से है यही सफर है दीवानों का जामिया से जहाँ की खैर से निकले तो सूरदार चले फिजा महकने लगे जिक्र लालजार चले फिजा महकने लगे जिक्र लालजार चले। अरो कंपनी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपनी शाखें कायम करने के बाद हिंदुस्तान का रुख किया 1902 में और यहाँ उन्होंने सबसे पहले जिस गायिका की गज़ल रिकॉर्ड की वो थी गौहर जान। गौहर जान हिंदुस्तान की पहली गायिका हैं, गज़ल गायिका जिन्होंने गालिब की गज़ल पढ़ी थी। इनके ताल्लुक से मैं बता दूं वो इतनी रईस और इतनी खुददार थी कि उन दिनों जब एक तोला सोना 30 रुपये हुआ करता था, ये एक गाने के 3000 रुपये लिया करती थी। एक गाने के 3000 रुपये लिया करती थी और हर रिकॉर्डिंग के बाद उनका अपना सिग्नेचर हुआ करता था, माय नेम इज गौहर जान। तो यहाँ से इब्तिदा शुरू होती है, यानी मकबूलियत गज़ल गायकी को यहाँ से मिलती है। आइए हम अगली गज़ल सुनते हैं। ये क्या है? शोला था जल बुझाऊं हवाएं मुझे न दो, शोला था जल बुझाऊं हवाएं मुझे न दो।
से खींच लो अपनी तरफ मुझे, अपनी कशिश से खींच लो अपनी तरफ मुझे। एहसास हूँ मैं और सदाए मुझे दो, एहसास हूँ मैं अपनी सदाए मुझे दो, मुझको न भाए ऐसी अदाए मुझे ना दो। Thank you.
मैं आपको दौरान सुनाना चाहूँगा। अक्सर ये हुआ कि न्याज पे कभी कभी अल्फाज पर आकर रुक जाया करते थे, अदा नहीं कर पा रहे थे, मुझे बदलाने पड़े। तो मुझे वहाँ एक साहिर और हमारे सरदार मलिक और लता जी का एक वाक़या याद आया जो हकीकत है। फिल्म का नाम था दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया कि गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो यूँ हुआ कि एक लफ्ज़ पर लता जी अटक रही थी, वो अदा कर नहीं पा रही थी ठीक तरीके से। कई बार की कोशिश के बावजूद वो अदा नहीं कर पा रही थी। हालांकि डायरेक्टर ने भी समझाया और साहिर साहब ने कहा कि मैं तो बदलूंगा नहीं। अब मगर लता जी गुजर रही और सरदार मलिक से साहिर को कहने की जगह सरदार मलिक से कहने लगी कि आप साहिर साहब को समझाएं, मैं ये लफ्ज़ अदा नहीं कर पा रही, कोई दूसरा लफ्ज़ बिठा दे। तो साहिर ने कहा था कि लता जी, तुम्हारे में गाने की कमी है, मैं तुम्हारी इस कमी के सबब मैं अपनी शायरी को ख़त्म करना नहीं चाहता। तो उन्होंने लफ्ज़ नहीं बदला और वो दुश्मनी इतनी बड़ी कि उस सरदार मलिक को आगे कभी लता ने उस उनकी फिल्म के लिए गाया नहीं और उस सरदार मलिक का कैरियर ही ख़त्म हो गया था। वैसा ऐसे होता है, तो कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कहीं कहीं नहीं। अब साहिर साहब ने कहा तो सही कहा होगा कि मैं अपनी शायरी की रूह को ख़त्म नहीं करना चाहता तुम्हारी गलती की तरफ से, तो उन्होंने नहीं कहा। आइए अगली गज़ल की तरफ चलते हैं हम। जनाब ये है हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर से। शब का मंजर कैसे बदला, शब का मंजर कैसे बदला, ये कहानी फिर सही। शब का मंजर कैसे बदला, ये कहानी फिर सही। वो तरफ शाम उसका चेहरा, वो तरफ शाम उसका चेहरा, ये कहानी फिर सही। शब का मंजर कैसे बदला, ये कहानी फिर सही। मेरा भटकना नहीं बदल, इश्क में मेरा भटकना नहीं बदल। और खुद को भूल जाना, और खुद को भूल जाना, ये कहानी फिर सही। शब का मंजर कैसे बदला, ये कहानी फिर सही। वो तरफ शाम से का चेहरा, ये कहानी फिर सही। शब का मंजर कैसे बदला, ये कहानी फिर सही। मैं कटे का दर खुला था, सब
मंजर कैसे बदला ये कहानी फिर सही, ये कहानी फिर सही। वो तरफ शाम से कटेगा ये कहानी फिर सही। शब का मंजर कैसे बदला ये कहानी फिर सही। बूंद भर पानी जिसे मिलना था और ना मिला, बूंद भर पानी जिसे मिलना था और ना मिला। वो लबे दरिया खड़ा था, वो लबे दरिया खड़ा था ये कहानी फिर सही। वो लबे दरिया खड़ा था ये कहानी फिर सही। शब का मंजर कैसे बदला ये कहानी फिर सही, ये कहानी फिर सही, ये कहानी फिर सही, ये कहानी फिर सही। और यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये गज़ल गायकी को 3 अदवार में तकसीम किया गया है। पहला दौर गौहर जान और साथ में इनायत बाई, बरकत अली, मलिका पुखराज, बेगम अख्तर, जोहरा बाई, कानन देवी, सुरेंद्र कंवर और इनमें कुछ फिल्मी गुलकार भी। और दूसरा दौर जो है वो मेहदी हसन साहब से शुरू होता है और उसमें फरीदा खानम, इकबाल बानो, रुना लैला, मुन्नी बेगम, आबिदा परवीन वगैरह। और तीसरे दौर में जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, पंकज उदास, लदीफ ये तलत अजीज और चंदन दास, हरिहरन वगैरह के नाम आते हैं। इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा और हम नियाज साहब से ख्वाहिश करेंगे कि इस सिलसिले को जारी रखें। और सिर्फ 2 गज़लें बाकी हैं, वो जो है वो इख्तिताम तक पहुंच रहा है। रंजिश ये सही दिल ही दुखाने के लिए आ। वादा निभाने ये वादा निभाने फिर से कोई उम्मीद जगाने ये बसा है मेरे अंदर एक आलम बेरंग बसा है मेरे अंदर आ दिल पे मेरे ज़ख्म सजाने के ये एक
सही वादा निभाने ये एक पल सही। सीने गमे हिजर की एक आग लगी है, सीने गमे हिजर की एक आग लगी है। आ बहरे खुदा मुझको रुलाने ये मुझको रुलाने ये एक पल सही। जो आग लगाई है मेरे सीने में तूने, जो आग लगाई है मेरे सीने में तूने, उस आग को कुछ और बढ़ाने के लिए कुछ और बढ़ाने के लिए एक पल सही। शुक्रिया। आखिरी यानी आज की इस कड़ी की आखिरी गजल पेश खिदमत है। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा, इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। इसके बाद में एक ऐलान करने जा रहा हूँ, वो भी आप सुने।
हस्ब ऐलान हमने 12 गज़लें आपके हुजूर पेश की, आपको पसंद आई होगी। और अगला प्रोग्राम मैं जनाब जौहरी साहब की इजाज़त से एक ऐलान करने जा रहा हूँ कि हम लोग एक नयापन और लाने की कोशिश करेंगे। फिल्मी हिट्स तो होते हैं, जैसे अब्दुल मुत्तलिब साहब भी यहाँ मौजूद हैं, फिल्म हिट्स होते हैं और उसमें उमूमन यानी तो रोमांटिक गाने होते हैं या दर्द भरे गाने होते हैं, कोई क्लासिकल गीतों की तरफ तवज्जो नहीं देता। हम लोग खास क्लासिकल गीतों के एक खास प्रोग्राम तरतीब देंगे, जिसका नमूना हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नियाज़ुद्दीन नियाज़ अगला प्रोग्राम जो हम पेश कर रहे हैं जौहरी साहब, वो फिल्म के गीतों पर होगा और बिल्कुल क्लासिकल गीत होंगे। उसमें कोई यानी मतलब यानी आम गानों से हटकर जो क्लासिकल गाने होते हैं ना, उसी गीतों को हम लोग उसका एक मजमुआ बनाएंगे और हम लोग पेश करेंगे। ये भी एक नमूने के तौर पर जनाब नियाज़ साहब, मैं जानता हूँ कि आप बहुत थक गए हैं, मगर फिर भी तबरुकन ही ये कुछ सुना दें ताकि हम अगले प्रोग्राम की तैयारी भी कर सकें। हमारे जौहरी साहब अगर इजाज़त देते हैं। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधरी मुरलिया बाजे। मुरलिया बाजे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघट बांध के कजरा लगाने हे मधुबन में राधिका नाचे रे। ढोलक झम झम कामनी ढोलक झम झम कामनी, चमकत जैसे दामनी, चल प्यारी छब लाए हे मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधरी मुरलिया बाजे, मधुबन में राधिका नाचे रे। तिरंग बाजे तिरंगम तिरंगम लाता, तिरंग बाजे तिरंगम लाता, लता झुम झुम लता 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 झुम झुम ताना ताना झुम झुम ताना कांदा 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 लता मधुबन में राधिका नाचे। मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। मधुबन में राधिका नाचे
सा 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 ग प म प द प म रे सा सा ग प सा द द सा राधिका नाचे रे मधुबन राधिका ओरे नाचे बिकाई का तारे धीम धीम तारा नाचे बिकाई का तारे धीम धीम तारा नाचे बिकाई का तारे धीम धीम तारा नाचे बिकाई का तारे ओरे तारा नीचे तारा नीचे जोरदार तालियां हो जाएंगी आज के लिए। थैंक यू। तो अगर जफरी साहब हमें इजाजत देते हैं तो अगले माह हम इस तरह का प्रोग्राम यहाँ करने की ख्वाहिश करेंगे। सिर्फ ऐसे गीत जो क्लासिकल गीत हैं हमने नमूना भी पेश किया। बहरहाल मैं सबसे पहले नियाज साहब का बहुत ही ममनून हूँ कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की, रिहर्सल से वगैरह ताल्लुक भी, और कोई मजाक नहीं है कि निशस्त में इतनी देर बैठे और अपनी इतने एनर्जी और इतना हौसले से गाना कोई मजाक की बात नहीं, और फिर ट्रैक पर गाना, और कोई ट्रैक पर गाना कोई मजाक की बात नहीं। लाइव प्रोग्राम्स अलग होते हैं, वो अलग बात है, पर ट्रैक पर गाना एक कमाल है। वो अल्लाह ताला ने नियाज को वदियत किया है। मैं खुशी से आपका एक बार फिर तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा हर तरीके से साथ दिया। आज का ये प्रोग्राम कामयाब हुआ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये लिया गया है कि मैं आज की इस शाम गज़ल पर अपने तसव्वुरात का इजहार करूँ। हज़ीर, लफ्ज़ों में बड़ी कुव्वत और तासीर होती है। लफ्ज़ों में बड़ी कुव्वत और तासीर होती है। ये अपनी कुव्वत से और अपनी तासीर से बक़ौले अल्लामा इक़बाल कहा जाए तो जिगर लाला में ठंडक पैदा कर सकते हैं, वहीं ये ऐसे तूफान भी खड़ा कर सकते हैं जिससे दरियाओं के दिल दहल जाए। लेकिन अगर इन्हीं लफ्ज़ों के साथ आवाज़ और साज का मामला भी हो जाए तो ये तासीर जो है वो दो आतिशा हो जाती है। आज की ये नशिस्त जो शाम गज़ल से मुअन्वन थी, ये सिर्फ दो आतिशा न होकर सह आतिशा बल्कि चार आतिशा थी। उसकी वजह ये थे कि ये सिर्फ शाम गज़ल नहीं थी, बल्कि ये रुदाद गज़ल और दास्ताने गज़ल गायकी भी थी। हमारे मोहतरम जनाब मुनीर अहमद जामी साहब ने जिस खूबसूरत अंदाज से इसकी सिलसिले को निज़ामत नहीं कहूँगा बल्कि ये कहूँगा कि इस गज़ल गायकी के शाम गज़ल के सिलसिले को आगे बढ़ाया, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलचस्प था। मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इसलिए भी उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अपने खूबसूरत कलाम से जो पुरानी धुनें थी और जो पुरानी गज़लें थी उस पर आपने अपने अशार लिखे। न सिर्फ ये लिखे कि बल्कि मैं तो कुछ गज़लों पर हैरान था, ख़ासतौर से आवारगी वाली गज़ल कि इस गज़ल को निभा लेना ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने जैसे खूबसूरत अशार इस ज़मीन में निकाले, यकीनन एक बहुत कामयाब चीज़ कही जाएगी इस पूरे उस सिलसिले के लिए। मैं मुनीर अहमद जामी साहब के बाद जो है मैं नियाज़ुद्दीन नियाज़ साहब की तरफ आता हूँ। वाकई आपने, हालांकि मैंने इससे पहले आपको गज़लों के हवाले से, इस तरह की क्लासिकल गज़लें या फिल्मी गज़लों के हवाले से नहीं सुना, मुशायरे में सुना था, तो मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं कैसे आप इसको निभा सकेंगे। लेकिन जब मैंने आपको समाअत किया तो मुझे एहसास हुआ कि आपकी आवाज़ महज मखमली ही नहीं है, बल्कि ये तकरीबन आब ज़मज़म से थोड़ी ही आवाज़ है। और आपने इतने खूबसूरत अंदाज में जो कुछ भी आपने पेश किया, हमारी समातें उससे महजूज हुई। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि खामोशी के नाखून से छिल जाया करते हैं, खामोशी के नाखून से छिल जाया करते हैं, कोई फिर उन जख्मों पर आवाज़ें मलता है। तो यकीनन आपने आपके ज़बान से जो आवाज़ हमने समात की, जो सुर समात किया, वो हमारी ज़ख्मी समातों पर मरहम मलने के ही मुतरादिफ है।
मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको और इस पूरे प्रोग्राम के मुंतज़िमीन को। मुझे ये कहने में फिर वक्त ये झिझक या कोई बात महसूस नहीं हो रहा है कि ये मुख्तसर सा प्रोग्राम, दर हकीकत ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो इस काबिल है कि इसे बड़े स्टेज पर परफॉर्म किया जाना चाहिए। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम जो किसी बड़े स्टेज पर परफॉर्म किए जाएंगे। मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं जौहरी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि आप जो इस प्रोग्राम के जो रूह रमा हैं, दोनों लोगों की शाल पोशी और उनकी जो है गुल पोशी जो है वो करें। जौहरी साहब, ये सही रहेगा नहीं इनके लिए? ब्लू सही रहेगा, कूल। आप हमारे इस ट्रस्ट के खजानची ट्रेजरर जनाब मनोहर पाशा से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे नियाजुद्दीन नियाज की खिदमत में जो शाल पोशी और गुल पोशी करें। और तमाम हाज़रीन का शुक्रगुजार हूँ, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, हमारे सेक्रेटरी मुल्ला साहब की तरफ से, मुल्ला साहब की तरफ से, तमाम बच्चों की गजल हुई, इस्लामी गजल की फंक्शन मुझे हाजिर होकर जो है बड़े इत्मीनान से, बड़े खुशी से जो है सुना और उसको महसूस किया कि एक नया तजुर्बा था, बहुत ही कामयाब रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको बड़े स्टेज में जो है पेश करें तो बहुत ही पॉपुलर हो जाएगा इंशाअल्लाह। घर से कह के निकला था, हम लोग तय करके आए कि 8 बजे फुर्सत हो जाएगी। मिल ले जाओ, मिल ले।